वैश्विक स्तर पर प्रवासन विरोधी आंदोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह एक नए आयाम में बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के बाद अब यूरोप के सबसे बड़े राष्ट्र ब्रिटेन में भी स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। आपको बता रहे हैं कि बीते 13 सितंबर को लंदन की सड़कों पर लगभग 1 लाख लोगों ने एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य था अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने की संख्या की मांग। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन यूनाइटेड द किंगडम बैनर के तहत आयोजित किया गया था। रैली की शुरुआत व्हाइट हॉल क्षेत्र से हुई और मार्च संसद भवन के पास जाकर समाप्त हो गया। इस आयोजन के मुख्य आयोजक दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता टॉमी बने। बता रहे हैं कि टॉमी को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था। उनकी रिहाई के बाद यह पहला बड़ा आयोजन था जो ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्य से भूचाल लाया है। प्रदर्शनकारियों ने यूरोपीय और ब्रिटिश झंडे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस झंडा भी लहरा दिया। भीड़ ने हम अपना देश वापस चाहते हैं और हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए जैसे नारे बुलंद कर दिए। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ब्रिटिश सरकार अवैध प्रवास को पूरी तरीके से रोके, साथ ही देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक बार फिर से बहाल किया जाए और ब्रिटिश संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की जाए। टॉमी ने मंच से यह कहा कि आज ब्रिटेन में सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी जल रही है और यह आंदोलन ब्रिटिश विरासत के संरक्षण की लड़ाई भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान कानून और न्याय प्रणाली गैर कानूनी प्रवासियों को स्थानीय समुदाय की अपेक्षा अधिक अधिकार प्रदान कर रही है, जो ब्रिटिश जनता के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। वास्तव में टॉमी ने मंच से यह कहा और देश में बढ़ती घुसपैठ ब्रिटिश पहचान को खतरे में डाल रही है। रैली के दौरान उनकी लिखित पुस्तकें बेची गई, जिसमें मुख्य रूप से मैनिफेस्टो, फ्री स्पीच, रियल डेमोक्रेसी, पीसफुल डिसओबीडियंस शामिल रही। दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक के माध्यम से इस रैली में हिस्सा ले लिया। मस्क ने ब्रिटिश संसद को भंग करने, सरकार बदलने की खुली अपील कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की खूबसूरती के बावजूद देश प्रवासन की भीषण लहर से धीरे धीरे तबाह हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा या तो ब्रिटिश जनता को लड़ना होगा या फिर मरना होगा। उन्होंने चार्ली कर्क की हत्या का हवाला देते हुए लेफ्ट पार्टियों का हत्या का उत्सव मनाने वाली पार्टी बता दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारी MAGA हेड पहने नजर आए। इससे यह साफ तौर पर संकेत मिल चुका है कि ब्रिटिश दक्षिणपंथी आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बन रहा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह रैली अमेरिका के MAGA विचारधारा सार्थक समूह से ब्रिटेन के दक्षिणपंथी आंदोलन में शामिल होने का संकेत है। वहीं इस रैली के विरोध में स्टैंड अप टू रेसियम समूह के नए करीब 5000 लोगों की काउंटर रैली भी आयोजित करवाई। आपको बता दें कि इन लोगों ने शरणार्थियों के समर्थन में शरणार्थियों का स्वागत भी किया। साथ ही साथ दक्षिण पंथ को ध्वस्त करो और स्टैंड अप फाइट बैक जैसे नारों के साथ इसका विरोध किया। पहली अश्वेत महिला सांसद डायना ने मंच से यह कह दिया है कि नस्लवाद नई बात नहीं है, इसे हमेशा हराया गया है और अब फिर हराना ही होगा। उन्होंने टॉमी और सहयोगियों पर झूठी अफवाह फैलाने का साफ तौर पर आरोप लगा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर लंदन पुलिस ने करीब 1600 अधिकारियों को तैनात किया। रैली शुरू में शांतिपूर्ण रही, लेकिन दोपहर के बाद हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने यह बताया कि 26 अधिकारी घायल हैं, 4 अधिकारियों की हालत गंभीर है, 25 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उपद्रवी समूह ने जानबूझकर हिंसा भड़काई थी। ये रैली एक बड़ी दक्षिणपंथी रैली की हिस्सा है जो यूरोप और अमेरिका में प्रवासी विरोधी भावना के बढ़ते हुए असर को दर्शाता है। जुलाई 2025 में पोलैंड की पार्टी ने भी देश भर में विरोध मार्च आयोजित किए थे। नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड में भी ऐसे विरोध देखने को मिले हैं। ब्रिटेन में हालिया सर्वेक्षण ये बताता है कि रिफॉर्म यूके जैसे दल जन समर्थन बढ़ा रहे हैं और अगर अभी चुनाव होते हैं तो वे सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। खैर, शाम डलते डलते लंदन की सड़कें पूरी तरीके से साफ हुई क्योंकि रैलियां खत्म हो रही थी, लेकिन दक्षिणपंथी टीम साफ तौर पर चेतावनी दे रही थी कि इस तरीके की रैलियां भविष्य में भी आयोजित होंगी। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आने वाले दिनों में प्रवासन विरोधी और दक्षिणपंथी राजनीति का प्रभाव बढ़ेगा। क्या ब्रिटिश संसद तक यह आंदोलन पहुंचेगा, ये तो फिलहाल समय बताएगा। तो अब आगे बढ़ लेते हैं और अब जैसे जैसे हमने आपको बताया कि कैसे विश्व भर में राष्ट्रवादी शक्तियां एकजुट हो रही हैं और कैसे अवैध प्रवासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद के दुश्मन लगातार राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस की, जो अपने आप को वैसे तो कारोबारी बताता है, लेकिन वास्तव में वह और उसका डीप स्टेट विश्व भर में राष्ट्रवादी सरकारों को गिराने के लिए सक्रिय रहता है। बता रहे हैं कि दरअसल भारत में भी सोरोस और उसकी जुड़ी संस्था ने मौजूदा राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन वो विफल रहा। वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में
राष्ट्रवादी सरकार ने सोरोस की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जॉर्ज सोरोस पर अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप के अनुसार सोरोस भारत विरोधी होने के साथ साथ अमेरिका में भी विरोध और अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज सोरोस और उसकी संस्था जैसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई बार भारत में कश्मीर और हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोपों में घिरी रही है। ट्रंप ने सोरोस पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका में भी हिंसक प्रदर्शन और दंगों को भड़काने के लिए पैसे लगाए। ट्रंप के मुताबिक सोरोस और उसके नेटवर्क ने बगावत और सरकार विरोधी असंतोष फैलाया है। बता दें कि विशेषज्ञ साफ तौर पर विशेष रूप से कैलिफोर्निया में हाल ही में आगजनी और उपद्रव के कारण अरबों डॉलर के नुकसान को लेकर भी जिक्र करते हैं, जिस पर ट्रंप ने सोरोस का हाथ बताया था। ट्रंप ने कहा था कि सोरोस और उसका बेटा अलेक्जेंडर सोरोस को RICO कानून के तहत अपराधी घोषित किया जा सकता है। बता रहे हैं कि अमेरिका में 1970 में इस एक्ट को पारित किया था। इसके तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है जो संगठित अपराध जैसे माफिया, गैंग, मानव तस्करी, ड्रग, हत्या, रंगदारी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। वास्तव में RICO जांच के तहत सोरोस की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन पर आपराधिक मुकदमे चलाए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मजबूत सबूत जरूरी है जो अब ट्रंप ने पेश नहीं किए, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ घोषित किया है। इसके अलावा ट्रंप का गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि सोरोस ने अमेरिका में दंगे भड़काए, बल्कि ये राजनीतिक विरोध भी है। सोरोस ने 2016, 2020, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार को लगभग 1230 करोड़ रुपए की मदद दी है। इसके अलावा सोरोस के संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने नागरिक स्वतंत्रता, समानता, प्रवासी अधिकारों के समर्थन में अभियान चलाए। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का भी समर्थन किया, जिसे ट्रंप ने अराजकता और देशद्रोह बताया। भारत के संदर्भ में भी सोरोस और उनकी संस्थाओं ने कई NGO को वित्तीय सहायता दी है जो मानवाधिकार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर काम करने का दावा भी करती है। लेकिन इन संस्थानों पर भारत ने अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाते हुए उदाहरण के लिए एमनेस्टी इंडिया को $10 मिलियन दिए, जिसके बाद कश्मीर में मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा माना गया। सोरोस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत सरकार के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया है। आपको यह भी जानकारी दे रहे कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शलजीम इमान की रिहाई को लेकर कई मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। यानी फिलहाल उसके प्रयास असफल ही हुए हैं। सोरोस का अभियान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ सक्रिय रहा है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके खिलाफ कानूनी और जांच का रास्ता खोल दिया है। इस कदम का असर न केवल अमेरिका बल्कि भारत समेत विश्व के राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं जनमत में नेपाल की। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पदभार संभालने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जेएनजी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अब तक हिंसा में 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। कार्की ने भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शी सिस्टम बनाने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। मैं 6 महीने से ज्यादा पद पर नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को जिम्मेदारी सौंप दूंगी। कार्की ने आपको बताने कि 12 सितंबर को पीएम पद की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और उन्होंने पद को स्वीकार किया था और उनके नेतृत्व में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव होंगे। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, शेख बहादुर और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घरों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल ये नेता आर्मी कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इनके जो समर्थक हैं वो अब भी उनके लिए किराए के मकान खोज रहे हैं। आशंका ये भी है कि ये नेता काठमांडू छोड़कर पोखरा जैसे शहरों में कुछ समय तक रह सकते हैं ताकि गुस्साए प्रदर्शनकारियों का सामना उनको ना करना पड़े। कार्की जल्द ही 15 से अधिक मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना सकती हैं। जिन नामों पर विचार चल रहा है उसमें कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश, पूर्व सेना अधिकारी बाल नंद शर्मा, पूर्व जस्टिस आनंद मोहन, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घिसिंग समेत कई डॉक्टर और शिक्षाविद भी शामिल हैं। खास बात यह है कि जेएनजी सदस्य भी ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि मंत्रिमंडल की शपथ जल्द देखने को मिलेगी। जेएनजी नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कामकाज पर निगरानी रखेंगे। वहीं यूएमएल पार्टी ने राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के फैसले का विरोध किया और कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की की नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल की जनता ने मुश्किल समय में लोकतंत्र पर साफ तौर पर भरोसा रखा है। नेपाल
भारत के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाकर रखा है और भारत भी हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। अब नेपाल के पुनर्निर्माण में युवाओं को आगे आना ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को नाटो देशों को एक सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर रूस पर दबाव बढ़ाना है तो सभी को मिलकर चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाना होगा। ट्रंप ने कहा कि कदम चीन के उस मजबूत नियंत्रण को कमजोर करेगा जो वह रूस पर बनाए हुए है। वह रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार है, लेकिन ये तब होगा जब नाटो देश भी इस दिशा में कदम उठाए। रूस से तेल की खरीद पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ यूरोपीय देशों का अब भी रूस से तेल खरीदना हैरान करने वाला है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर नाटो देश अपनी सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करना चाहता है तो उन्हें रूस से ऊर्जा आयात बंद करना ही होगा। ट्रंप का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए केवल रूस को ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी यानी कि चीन को भी आर्थिक रूप से उस पर दबाव लाना जरूरी है। बता रहे उन्होंने प्रस्ताव रखा नाटो देश चीन पर सामूहिक रूप से 50 से 100% तक का टैरिफ लगाए। जैसे ही युद्ध समाप्त हो इस टैरिफ को हटा दिया जाए। उनका कहना है कि ये रणनीति रूस पर दबाव डालने के साथ साथ चीन को भी ये साफ संदेश देगी कि वह युद्धग्रस्त रूस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन न करे। ट्रंप के बयान पर चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्री वांग सी ने कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, प्रतिबंध स्थिति को और मुश्किल बनाते हैं। चीन ने युद्ध में हिस्सा लेते हुए और ना ही युद्ध की योजना बनाते हुए बात की थी। हमारा काम केवल शांति वार्ताओं को प्रोत्साहित करना और विवादों का राजनीतिक हल निकालना है। आपको बता रहे हैं कि वांग यी ने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तान्या फैन से मुलाकात के बाद ये बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन का उद्देश्य किसी देश की जगह लेना नहीं है बल्कि दुनिया की सभी जिम्मेदार देश के साथ मिलकर सुधारों के जरिए वैश्विक शासन में बदलाव लाना है। ये बयान ऐसे समय आए हैं जब हाल ही में 1 दर्जन से अधिक रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्रों में घुस गए थे। ये घटना नाटो देश और रूस के बीच तनाव को बढ़ाने वाली रही। बता रहे हैं कि नाटो के कई देश पहले से ही रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप का कहना है कि जब तक सभी देश एकजुट होकर कदम नहीं उठाते तब तक रूस पर दबाव बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध घातक और बेतुका है, जिसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। वांग यी ने अपने बयान में चीन की भूमिका स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा और साथ ही साथ कानून को लागू करने के लिए वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वांग यी ने जोर दिया है कि चीन ने न तो केवल हर चीज की नई शुरुआत करना वो चाहता है और न ही वैश्विक नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहता है। इसकी बजाय उसका उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सभी देशों के साथ सहयोग करना होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। अगर नाटो देश चीन पर सामूहिक टैरिफ लगाने के ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार करते हैं तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह प्रतिबंधों और युद्ध की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा, वह केवल शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब जनमत में आगे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी एक बार फिर से भीषण मानवीय संकट से जूझ रही है। जी हां, रविवार को उत्तरी गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 13 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। लगातार बमबारी के बीच गाजा सिटी से हर दिन हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। नागरिकों को जबरन अल मवासी की ओर भेजा जा रहा है। सुरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है, लेकिन वहां भी भूख, प्यास, भीड़भाड़ की भयावह स्थिति है। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ शनिवार को 6000 से ज्यादा लोगों ने गाजा सिटी छोड़ दिया, जबकि अब भी करीब 9 लाख लोग शहर में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गाजा सिटी धीरे धीरे खाली हो रही है। अल जजीरा के पत्रकार का यह कहना है कि जल्दी ये शहर एक याद बनकर रह जाएगा। दक्षिण की ओर भाग रहे खलील मतर नामक नागरिक ने बताया, हम चले ही जा रहे हैं, हमारे साथ बीमार लोग हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। विस्थापितों का यह कहना है कि इजराइल की चेतावनी के बाद उन्होंने अल मवासी का रुख किया है, मगर वहां भी स्थिति बेहद खराब है। एक अन्य शरणार्थी ने बताया कि उनका परिवार 2 साल से एक तंबू में रह रहा था, वो भी अब रहने लायक नहीं बचा। हमारे सिर पर मिसाइलें गिर रही हैं, भूख हमें खा रही है और अब समझ नहीं आ रहा कि कहां पर शरण लें। विस्थापन ऐसा दर्द है जैसे शरीर से आत्मा निकल गई हो। लगातार हो रहे हमले, पलायन की गाजा सिटी के बाद स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग लगातार गाजा सिटी को छोड़ रहे हैं।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के असम दौरे की। दरअसल असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से यह कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंकवादी घटनाओं से लहूलुहान हुआ करता था। ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा बन जाता है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई। उन्होंने कहा कि असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के महान कलाकार भूपेन हजारिका का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत रत्न दिए जाने पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। पीएम यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और अब असम विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया पंचायत चुनावों में भाजपा की जिस तरीके से जीत हुई है, ये साफ तौर पर जीता जागता सबूत है कि जनता डबल इंजन सरकार के साथ और उनके कामों के साथ पूरी तरीके से खुश है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी के साथ विकास करने वाला देश है और पूर्वोत्तर खासतौर पर असम विकास यात्रा में एक नई पहचान बना रहा है। लेकिन ये कभी कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठ करवा रहे आतंकवादियों के लिए ऐसा नहीं किया और अगर वो उस समय ऐसा कानून लाती तो आज ये स्थिति खराब होती ही नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस हमेशा से ही घुसपैठियों की रक्षा करती आई है? कांग्रेस के लिए मूल भारतीय संस्कृति से ऊपर वोट बैंक है क्या? कांग्रेस ने वोट के लिए देश में घुसपैठियों को फंसाया है। कांग्रेस की वजह से घुसपैठिए आज देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो रही है। असम में प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई। घुसपैठ पर आर पार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। असम में पीएम निशाने पर कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षक। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए कराई घुसपैठ। बीजेपी मिशन बोर्ड में घुसपैठ को रोकने के लिए कर रही काम। असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब बीजेपी सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंकवाद घटनाओं से लहूलुहान था। ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस के लिए एजेंडा बन जाता था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करवाई। कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस ने यहाँ जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाका। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने लाखों एकड़ जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। पीएम मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और असम विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि हालिया पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत इस बात का सबूत है कि जनता डबल इंजन सरकार के काम से खुश है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है और पूर्वोत्तर खासकर असम विकास यात्रा में एक नई पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान के कोने कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज भी घुसपैठ का मुद्दा
प्रमुखता के साथ दिखाता आया है और हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द घुसपैठ को रोका जाए, जिससे इन जिहादियों से मासूमों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कहते हैं भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है और खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। इसी जुनून को मंच देने के लिए आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग AECL की शुरुआत 2019 में हुई थी। तब इसका 7वां सीजन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित ट्रॉफी और जर्सी लॉन्चिंग के मौके पर ACL के फाउंडर आशीष माथुर और उनकी पत्नी सोनिया माथुर मौजूद रहे। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने दोनों से खास बातचीत की है। इस मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, खेलों के कई आयोजन होते हैं लेकिन AECL खास है क्योंकि ये अब अपने 7वें सीजन में है और मैं शुरू से ही इसका हिस्सा रहा हूं। इसके पीछे की पूरी प्रेरणा हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमको मिला करती है। सुनिए। हमारे मीडिया AECL का 7वां सीजन है। हम बात करते हैं आशीष माथुर जी जहाँ के हेड है। आशीष जी, 7वां सीजन है, जिस जो पौधा था आज वट वृक्ष बन चुका है, क्या कहेंगे आप? मैंने जैसे बताया कि ये सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से हो पाता है और मैं थैंक्स करना चाहूँगा पवन चावला जी का, हमारे मिलिन गाबा भाई की जो टीम है यूपी दबंग। तो मैं चाहूँगा कि यूपी दबंग के बारे में मिलिन भाई कुछ बताएं। मिलिन भाई, फ्रॉम द बिगनिंग जब से AECL स्टार्ट हुआ है तब से भैया का सपोर्ट रहता है, पार्टिसिपेशन करते हैं भैया। तो मैं चाहूँगा कि मिलिन भाई से इस बारे में बात की जाए। मिलिन जी, आपकी जो टीम है, कैसे आप प्रदर्शन देखते हैं अपनी टीम का इस बार? हमें AECL 7 पे 7 साल हो गए इस बेबी को ब्लूम हुए हुए। बिग डैडी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और कैलिस्टा जोरा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ जो है वो बहुत लेजेंडरी, मेरे बड़े भाई तो नहीं मगर फादर फिगर हैं, पवन चावला जी। इन्होंने मुझे हफ्ते का बोला हुआ है कि बैट बनाओ, मैंने नहीं बनाई, बट आई एम वेरी सॉरी। बट congratulations to everybody involved here. मैं इनसे सीजन 1 से जुड़ा रहा हूँ और ये 7वां सीजन है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है और सारे आर्टिस्ट को हम इकट्ठा कर रहे हैं एक छत के नीचे। खेलना वेलना अलग बात है, बट सबका मिलना जुलना, एकाग्रता से एक दूसरे को सपोर्ट करना, that's the main thing. Thank you so much and big respect. कौन जी, आप क्या कहेंगे चावला साहब? AECL सीजन 7 पहले के जितने सीजन है उस सब का मास्टर स्ट्रोक है और बहुत ही कमाल का हो रहा है। थैंक यू। तो इस प्रोग्राम में तमाम तरह की जो हस्तियां हैं वो मौजूद हैं। मनोज तिवारी हो, चाहे CP अजय चौधरी हो, तमाम लोग मौजूद हैं और आशीष माथुर जी थे, उन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरा चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अभी में उसकी पत्नी का हाथ होता है। आशीष माथुर जी की पत्नी सोनिया माथुर जी हमारे साथ हैं। सोनिया जी, जिस तरह से आशीष जी का यह 7वां संस्करण है मैच का, कितना बड़ा उन्होंने काम किया है। जो वट वृक्ष था, वो जो पौधा था वट वृक्ष बन चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? बेसिकली जब हमने AECL शुरू किया था तो बहुत ही छोटे जमीन के लेवल से शुरू किया था। जैसे कि हम मेहनत करते हैं, पौधे को पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, हमने उतनी ही डेडिकेशन के साथ इस AECL के पौधे को लगाया, इसको खाद दिया, पानी दिया। और हमारी ये पूरी इंडस्ट्री, जितनी भी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, हमारी इवेंट फ्रेटर्निटी है, इन सब लोगों ने अपना खुद का साथ दिया। ये सब लोग हमारी इस लीग में आके खेले, हमारे साथ खड़े रहे हर जंग में। उससे डे बाय डे देखो, ईयर बाय ईयर ये लीग बहुत ऊपर बढ़ती जा रही है और आज ये 7th एडिशन है। इसमें हम पिछले लास्ट एडिशंस के हिसाब से इस एडिशन में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। जल्दी आपको देख लेंगे, बहुत कुछ चेंजेस मिलेंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी है मुझे आशीष को इतनी मेहनत करते हुए देखकर। और एक वाइफ के लिए यही एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है कि उसके हस्बैंड ने एक पौधे को लगाया और आज वो पौधा इतना बड़ा हो गया कि वो मतलब पूरे इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया। हम चाहते हैं हमारी ये लीग आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर करें। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से सोनिया माथुर हैं, वो अपने पति की कामयाबी पर काफी प्रसन्न है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। AECL सीजन 7 इसकी शुरुआत पे जो आज इसका एक ग्रैंड कार्यक्रम हो रहा है और कल से मैच शुरू होंगे। हर दिन
4 मैच होंगे और जो विजेता उपविजेता उनको एक बहुत ही अच्छा प्राइज़ मनी भी है। और सबसे बड़ी बात है कि AECL जो मेरे आशीष माथुर जी इसके मेन हेड हैं, उनको मैं स्पेशली थैंक्स करता हूं कि जो हमने 7 साल पहले उनको मोदी जी की प्रेरणा दिया, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट खड़ा कर लिया। और हम यहाँ पे अजय चौधरी जी स्वयं उपस्थित हैं। सभी हमारे जोरा के ग्राउंड में, जोरा एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, M3M है, और सभी अधिकारी सचिन गुप्ता जी, आशीष मित्तल जी, विनय प्रधान जी, सबको मैं बहुत स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को गेम से जोड़ा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जो 7 साल पहले शुरुआत हुई उसमें सारा क्रेडिट मनोज तिवारी सर का है, क्योंकि मनोज तिवारी सर का ये आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाला जो कार्य किया है वो मैंने किया है। क्योंकि मनोज तिवारी सर कहते थे कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हमारे आर्टिस्ट हैं आशीष, उन सबको हमें ग्राउंड पे लाना है और मोदी जी की प्रेरणा सहित उनको सबको खेल भावना से जोड़ना है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिटनेस को थोड़ा मिस करते थे। तो सर का एक विज़न था कि इसको किसी भी तरीके से दिल्ली से शुरुआत करके आज हमने पैन इंडिया से सारी टीमें आ रही हैं और हम सारी टीमों का वेलकम करते हैं। क्योंकि वो खेल जो है, खेल भी है, नेटवर्किंग भी है, आपस में सब लोगों की रीच भी है, इसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे मोदी साहब का था कि खेलो इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो वो हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 3 आतंकी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हो गया है। बरामद हथियारों में 7 AK-47 राइफल्स, जिसमें से 4 राइफल पहले ही बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री साफ तौर पर जब्त हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से इस आतंकी मॉड्यूल की गतिविधियों पर नजरें थी। पूछताछ में पता चला है कि नेटवर्क घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए युवाओं को बरगलाने का काम किया करता था। गिरफ्तार किए गए लोगों से सुरक्षा बलों को अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है, जिससे अन्य नेटवर्क तक आराम से पहुंचा जा सके। इस कार्रवाई के बाद पुंछ में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। अधिकारियों ने साफ कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। किसी भी कीमत पर आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देगी। अब आपको एक गुड न्यूज दिखाते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 शनिवार को मेघालय के उमरोई कैंट स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह अभ्यास बीते 2 सप्ताह से लगातार चल रहा था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने साथ मिलकर विभिन्न सामरिक परिस्थितियों से निपटने की रणनीति का अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच आपसी तालमेल को और ज्यादा मजबूत करना रहा। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत शांति स्थापना अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली तकनीकियों का प्रशिक्षण लेना था। समापन समारोह में दोनों देशों के अधिकारियों ने सहयोग को भविष्य में और ऊंचाई तक ले जाने का भरोसा जताया है। पूरे अभ्यास के दौरान सैनिकों को कई जटिल परिस्थितियों का अनुकरण कर प्रशिक्षण लिया गया। इस स्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, खुफिया और निगरानी प्रणाली की निर्माण, हेलीबोन ऑपरेशन, गांवों को घेरना, छापेमार कार्रवाई शामिल रहे। इसके अलावा बंधक मुक्त अभियानों की भी तैयारी और अभ्यास किए गए। अभ्यास के अंतिम चरण में 48 घंटे का गहन वैलिडेशन एक्सरसाइज आयोजित किया गया, जिसमें सैनिकों ने सीखा सभी जो कौशलों को वास्तविक परिस्थितियों में कैसे अपनाया जाए, जैसा प्रदर्शन किया। इस दौरान आधुनिक हथियारों और नई पीढ़ियों के उपकरणों का उपयोग कर सामरिक मजबूती और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को परखा गया। सिर्फ सामरिक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि इस दौरान सैनिकों के बीच आपसी भाईचारे की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा मजबूत हुई। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की सांस्कृतिक और सैनिक परंपराओं को करीब से जाना। समापन समारोह में भारतीय और थाई सेना ने अपने अपने देशों की परंपरा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे सहयोग और दोस्ती की भावना ज्यादा बढ़ती हुई नजर भी आई। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस अभ्यास का हिस्सा रहा। इन आयोजन में आपको बता दें कि सैनिकों को न केवल मानसिक ताजगी दी, बल्कि उन्हें एक दूसरे की संस्कृति और जीवन शैली से भी जुड़ने का काम करवाया है। अभ्यास के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि इस तरीके के संयुक्त सैन्य अभ्यास न केवल आपसी सामरिक तालमेल को मजबूत करेंगे, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैत्री 14 ने दोनों सेनाओं को आधुनिक युद्ध तकनीक की
समझ दी है। इससे भविष्य में दोनों देशों की सेनाएं किसी भी संयुक्त अभियान में बेहतर समन्वय के साथ काम कर पाएंगी। भारत और थाईलैंड लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे। दक्षिण पूर्व एशिया में सुरक्षा सहयोग को देखते हुए मैत्री श्रृंखला का यह अभ्यास बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि इस तरीके के 2 सप्ताह आयोजन चलते हैं। इस अभ्यास ने भारत और थाईलैंड के रक्षा संबंधों में नई ऊर्जा का संचार किया। दोनों सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम इसको माना जा रहा है। Exercise Maitri is a unique opportunity for the Indian Army and the Royal Thai Army to train together, share best practices and strengthen mutual understanding. Over the past few days, both the contingent have worked shoulder to shoulder in challenging drills, building not just the professional interoperability but also bonds of lifetime friendship. We look forward to the remaining phase of the exercise and fully confident that it will further enhance our collective capability to operate jointly under the United Nations mandate. This exercise also reflects the enduring strategic partnership between our two nations. It reinforces our shared commitment to the regional peace, stability and cooperation while showcasing the professionalism, discipline and camaraderie that define our armed forces. Thank you and Jai Hind. तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।